ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जो सुबह हमारी क्लास होती है वो क्लास होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, और इसका शेड्यूल टाइम है 10 बजे। अगर कोई टाइम चेंज वगैरह करना हो, जिस दिन जरूरत पड़ती है, तो मैं उस दिन मैसेज डाल देता हूँ। अदरवाइज अंडरस्टूड है, क्लास जो है वो 10 बजे होनी है। अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हम लोग कर रहे थे और हमने इसका पहला एस्पेक्ट पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला एस्पेक्ट था। अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो अगला पड़ाव आता ना, अगला स्टेज जो आता, वो आता हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, ये हमारी हिस्ट्री का अगला पड़ाव, अगला स्टेज आता है। अब यहां पे क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। तो उन बड़े सारे कारणों में से कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इसको लेके कल हमने डिस्कस किया था। और यहां पे हमने डिस्कस क्या किया था कि रेवेन्यू पॉलिसी में एक उनकी पॉलिसी हुआ करती थी जमींदारी सिस्टम। इसको हमने डिस्कस किया था, है ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब लेके आए थे। तो जमींदारी सिस्टम के बाद था हमारे पास रियातवारी सिस्टम। रियातवारी सिस्टम के बाद हमारे पास था महलवारी सिस्टम। एक पॉइंट हमने ये देखा था। दूसरी चीज हमने वो देखी थी, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी हुआ करते थे, एनेक्सेशन पॉलिसी। इनकी भारत पे कब्जा करने वाली जो पॉलिसी हुआ करती थी, कौन कौन सी पॉलिसी? एक हुआ करती थी इसमें से जिसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एक पॉलिसी इनकी ये थी, और दूसरी पॉलिसी इनकी थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 के ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक ये डिस्कस किया था और दूसरा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। दोनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो जी, अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो जी, फिर बता रहा हूं, हमारा जो अगला पड़ाव है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, और उस रिवोल्ट के पीछे के कारण हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, दो कारण मैंने आपको बता दिए जी, एक रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, दूसरी भारत पे जो इनका कब्जा करने की जो पॉलिसी थी, दैट वाज पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तीसरा आ गया हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम लोग बात करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1757 से हम लोग शुरू हुए और 1857 तक चले हम लोग। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स पास किए? एक्ट पास्ड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, एक्ट पास्ड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ठीक है, अब हमने जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो पढ़ने हैं जी हम लोगों ने। ठीक है, अब एक बार सारे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे जी। सबसे पहला एक्ट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला एक्ट आ गया। दूसरा एक्ट आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये दूसरा एक्ट आ गया। और तीसरा एक्ट हमारे पास आ गया चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले भी एक एक्ट था, इसका एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास चार्टर एक्ट 1813, फिर आ गया हमारे पास चार्टर एक्ट 1833, और फिर आ गया हमारे पास चार्टर एक्ट 1853। ये 5 एक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे
इन एक्ट्स में क्या कारण थे जो एक वन ऑफ द रीजन बने फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, फिर कह रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री का अब अगला पड़ाव आ गया, अगला पड़ाव आ गया, इसको बोलेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। अब उसके कारण पढ़ा रहा हूं। अब 1757 से हम लोग शुरू होंगे और 1857 तक चलेंगे। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद बड़ा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ और वो किस फॉर्म में, एक्ट ऑफ 1858 आया। एक्ट ऑफ 1858 आया जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। राइट, समझ आया आपको? सबसे पहले आ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोनों में एक चीज कॉमन है जी, दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों का जो ड्यूरेशन है वो वारेन हास्टिंग भाई साहब का ड्यूरेशन है। वारेन हास्टिंग भाई साहब का ड्यूरेशन है। क्यों बोला? 1772 से शुरू हुए 1785। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जब पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दोनों का ड्यूरेशन किसके बीच में है? वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग को लेके अभी मैं बात करता हूं। ठीक है, एक चीज, ठीक है, जिसको लेके अक्सर मैं रोज डिस्कस करूंगा, तब तक डिस्कस करूंगा जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए। तो सबसे पहले आ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर 11 साल के बाद फिर आ गया हमारे पास 1784, फिर आ गया हमारे पास 1793, फिर 20 साल का गैप है जी। 1813 से 20 साल के बाद 1833, फिर 20 साल के बाद हमारे पास आ गया एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। अब ये 20 साल का क्या चक्कर है जी, ये मैं आपको समझाऊंगा जी, आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तो सबसे पहला एक्ट आ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर दूसरा एक्ट आ गया 1784। अब वन बाय वन हम लोग हर एक एक्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। आई होप आपने इसको कॉपी पे लिख दिया होगा। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, सब बच्चों को दिख रहा है जी? किरण में दिख रहा है ना? ओके ओके। अब देखो, ब्रिटिशर ने भारत में कन्क्वेस्ट करने के लिए उनकी सबसे पहला एफर्ट क्या था? उनका सबसे पहला एफर्ट जो था दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। फिर दूसरी लड़ाई हुई जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ जी। समझ आया बच्चे बात को? और बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखो, ठीक कितने समय के बाद आया है? 1773। 1773। अब देखो देखो, अब ये चीज मैंने आपको बता दी। 64 के बाद आपको फिर एक बात, आपको सिर्फ रीजन के लिए, एक इनकी लड़ाई हुई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। इसका जो ड्यूरेशन था ना, वो ड्यूरेशन था 1766 से लेके 1769। ठीक चल रहा है बच्चे? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस एक्ट को पास करने से पहले कितनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने भारत में? अंग्रेजों ने 3 लड़ाइयां, 3 लड़ाइयां लड़ी। ठीक चल रहा हूं आगे? किरणमीत ठीक है ना? मतलब अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा अभी समझाता हूं बच्चे। मैं इसको इन बातों को इसके साथ कैसे जोड़ूंगा अभी आपको बता दूंगा। लेकिन पॉइंट इज, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बातों से शायद एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, लेकिन बातें याद रखने से ऐसा रहेगा आपको एक्ट याद करने में हेल्प हो जाएगी। जितने भी एक्ट हैं हमारे पास 70, 73, 84, 13, 33, 53, ये पांचों के पांचों एक्ट ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक्ट आया, अगले एक्ट में कुछ बातें क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। उससे अगला एक्ट आया, कुछ बातों को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। तो बातें जो है ना सारी की सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसलिए क्लास में बने रहना, रेगुलर सुनना इस क्लास को। और मैं दावे से कह सकता हूं, बाय द टाइम जब हम 1857 तक पहुंचेंगे, 53 का एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, आप चुटकियों में विद इन सेकंड आप मुझे हर एक पॉइंट को बता पाओगे कि फलाने एक्ट में क्या था, फलाने एक्ट में क्या था। आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सिर्फ एक एफर्ट करना है आप लोगों को कि वी रेगुलर इन द क्लास,
और इस एक्ट को ध्यान से सुनना है। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो जी, बात सुनो, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये होती है एट द कास्ट ऑफ मनी। एट द कास्ट ऑफ मनी। पहले बताओ ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? जब लड़ाइयां होती हैं तो पैसे के दम पे होती हैं या नहीं होती? पैसे के दम पे होती हैं लड़ाइयां, याद रखना बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, जहां जे 3 साल लड़ाई में रहे, 1757, 1764 में जे भी लड़ाइयां लड़ी, अब आप मुझे एक बात बताओ कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? किसकी भला? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसी होगी? थोड़ी सी वीक हो जाएगी? यस और नो? कमजोर पड़ जाएगी? यस और नो? एक बात और मैं आपको बताता हूं, बड़ी पते की बात बता रहा हूं आपको। मैंने बोला था कि 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने एक रॉयल चार्टर साइन किया था। साइन किया था नहीं किया था? और उस रॉयल चार्टर में क्या थी? मोनोपोली प्रोवाइड कर देगी। किसको बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात समझ आई? अब ये जो मोनोपोली उसको मिली होगी, मोनोपोली मुफ्त में तो नहीं मिली होगी। बोलते हैं कि इनको सालाना 4 लाख पाउंड रेंट के तौर पे देना पड़ता था। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ब्रिटेन की कोई और कंपनी, ये जो आपको बताया था मैंने, केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड पे और स्टेट ऑफ मैगलन के वेस्टर्न साइड पे, कोई और कंपनी इस एरिया में ट्रेड नहीं कर सकती। मतलब उनको मोनोपोली प्रोवाइड की गई। सिंगल प्लेयर था जी ब्रिटेन का। अब मोनोपोली उनको मिली, दैट वाज एट द कास्ट ऑफ 4 लाख पाउंड। सालाना उनको रेंट पे करना पड़ता था इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात समझ आ गया? मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक तो बर्डन था उनको एनुअल रेंट पे करना। कहानी बता रहा हूं, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। एनुअल रेंट पे करना पड़ता था। किसको बोला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको बोला? ब्रिटेन की सरकार को। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ। और आपको फिर आपको जानकारी के लिए, सिर्फ एक रिवीजन के लिए, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। MMS, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान डाइड, राइट। और श्रीरंगपट्टनम वाज कैपिटल ऑफ मैसूर, राइट। अब देखो जी, एक तो 3 लड़ाइयां लड़ी और दूसरा एनुअल रेंट भी पे करना पड़ता था। और बड़ी मजेदार बात बताऊं कि हुआ क्या भला, टू द बैड लक, आपको पता होना चाहिए कि 70 में बंगाल फेमाइन आया था। बंगाल फेमाइन 70 में। अब मैंने आपसे पूछना है, फेमाइन क्या होता है जी? फेमाइन क्या होता है? अकाल पड़ना। अकाल का क्या मतलब होता है जी? अकाल पड़ना क्या मतलब होता है? अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ जाना। सूखा वगैरह नहीं, सूखा ही। ड्रॉट, इंग्लिश में बोले थे ड्रॉट। अब सूखा पड़ेगा। सूखा क्यों पड़ेगा? जब बारिशें नहीं होगी। जब बारिशें नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, उस वक्त लोगों के पास रोजगार क्या था जी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो लोगों के घर चले गए जी। बात समझ आई? और 70 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, आपको मैंने बोला था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो वहां पे ड्यूल गवर्नमेंट चलती थी, ड्यूल गवर्नमेंट चलती थी, है ना। एक गवर्नर ऊपर था हमारे पास नवाब, और नीचे क्या था? डिप्टी नवाब। और डिप्टी नवाब कौन था? फाइनेंस, रेवेन्यू कलेक्शन, सारा इसी का काम था। और जे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था, और जे फाइनेंस का काम देखता था। इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। समझ आ गया? फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और के पास है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी और के पास है।
समझ आई बात को? अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लेकिन उनका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है जी। समझ आ गया? लेकिन जहां पे डिप्टी नवाब अपने हिसाब से काम देखता था और जो नवाब था उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे आगे चलने से पहले, ड्यूल गवर्नमेंट क्या होता है? किरण मीत आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल गवर्नमेंट? हाँ वो, यस, इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। और ड्यूल गवर्नमेंट में ड्यूल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस एक्ट में इसका फिर से जिक्र होगा। अब देखो जी, जब जो डिप्टी नवाब था, जो अंग्रेजों का आदमी था, उसको सिर्फ एक ही मतलब था, क्या बोला? अपना सपना मनी मनी, पैसा कमाना है जी, टैक्स बढ़ाओ जी, पैसा कमाओ। तो एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए 1764 के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इसका इंपैक्ट देखने को मिला 1770 में, जिसको बंगाल फमीज, और कई बुक्स में आपको 1769 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ही ड्यूरेशन है, जो ड्राट काफी लंबे समय तक चला, बंगाल फमीन। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 100 करोड़, है ना? जैसे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से 2 करोड़ 22 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, बोलते इतना तगड़ा फमीन आया, इतना तगड़ा अकाल पड़ा, ठीक है, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, और भुखमरी से बोलते हैं कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल डाइड ड्यू टू दिस बंगाल फमीन। लिख लो जी अपनी कॉपी पे, अलग से भी पूछ सकते हैं आपको। बंगाल फमीन 1770, एक 1/3 पॉपुलेशन, अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो 33 करोड़ पॉपुलेशन डाइड। सी द इंपैक्ट, कितना तगड़ा इंपैक्ट हुआ होगा बंगाल फमीन का। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इतना कहर तो कोरोना का नहीं है जी, उस समय इसका था जी, बंगाल फमीन का है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल डाइड, किसकी वजह से? बिकॉज दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द फूड, खाना ना मिलने के कारण इतनी पॉपुलेशन उनकी डाइड होगी। अब आप बोलोगे सर इसको आप इस एक्ट के साथ कैसे जोड़ रहे हो? मैं अभी जोड़ूंगा, आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है जी, बातें सारी जोड़ूंगा इस एक्ट के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू का सोर्स क्या था? किरण मित आप बताओ। ब्रिट एग्रीकल्चर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब जे एग्रीकल्चर तबाह हो गया ड्रॉट की वजह से, रेवेन्यू मिला? रेवेन्यू नहीं मिला। एक तो क्या हो गया, एक तो 3 लड़ाइयां लड़ी, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब हो गई, और दूसरा क्या हो गया बच्चे, 4 लाख एनुअल पाउंड भी उनको पे करना था। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा बंगाल फमीन आया, इसको अपनी कॉपी पे भी अलग लिख देना। कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे आपके जे खास करके जे सीजीएल वाले पेपर में, या यूपीएससी वाले पेपर में, या जेके पीएससी वाले पेपर में। अब जेके एसएसबी क्या से स्टैंड लेता है, वो दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बिकॉज जेके एसएसबी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, वो तो 4th क्लास का पेपर भी ऐसे लेते हैं जैसे केएस का पेपर होता है। तो जेके एसएसबी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो आपने हर तरीके से इसकी प्रेपरेशन करनी है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए। अब ध्यान से सुनना बच्चे, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको। आपको मैंने क्या बोला कि बंगाल फमीन 1770 में आया, अकाल पड़ गया था जी। अब इसको बताने से हमें क्या फायदा होगा? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चे। कई बार ना, खास करके आपका जे जेके पीएससी, यूपीएससी, सीजीएल वाले खास करके, और जेके एसएसबी जो है दैट इज आल्सो वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो कहीं अभी जो 4th क्लास का पेपर ऐसे हुआ जैसे वो केएस का पेपर ले रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल सा पेपर है जिसका। अब देखो, अब उससे और इस बात का क्या रिलेशन है, ये देखो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी कि बंगाल फमीन 1770, सबदेशियन बाइकाट मूवमेंट 1905, इसी तरीके से कुछ और दे देंगे, ऐसे हो जाएगा 1 2 सी, ऐसे करके पूछ लेंगे, है ना? 1 का ऑप्शन है जी ए, 2 का ऑप्शन है जी बी, 3rd का ऑप्शन है डी, 4th का ऑप्शन है सी। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे या नहीं देखे? बताओ किरण मीत। हाँ कई बार ना हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन लेते हैं, तो इसलिए बंगाल फमीन 1770 पिक्चर दिमाग में क्लियर कर लेना।
क्योंकि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे मैं आस्क इन द एग्जामिनेशन, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है जी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं जी। हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है स्वदेशी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आपको मैंने तीन बातें बता दी। पहली बात मैंने आपको बता दी कि 3 लड़ाइयां हुई। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि इनको एनुअल रेंट पे करना पड़ता था। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बता दी कि बंगाल फमीन्स के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू भारत में बड़ा कम हो गया था। ये 3 बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आई होप आपने इसको कॉपी पे लिख दिया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखना जी, और देखना 3-4 पॉइंट इस एक्ट में क्या है वो आप ही मुझे बता दोगे। राइट, अब देखो जी, अब हुआ क्या भला 1771 में ना। अच्छा एक बात, इससे पहले क्या बोला, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी ऑफिसर इंडिया में डिप्लॉयड होते थे, इंडिया में जब उनको नौकरी करने का मौका मिलता था, वो अच्छा खासा क्या करते थे, पैसा कमाते थे, ह्यूज प्रॉफिट। अच्छा खासा क्या करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। बात समझ आई। लेकिन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट क्या दिखाते थे, बैलेंस शीट में प्रॉफिट, वहां पे लॉस ही दिखाते थे। मेरी बात समझ आई आपको। खुद ऑफिसर अच्छा खासा पैसा कमाते थे, हिंदुस्तान में आते थे तो ठीक ठाक पैसा कमा के बाहर जाते थे। तो वहां की सरकार सोचने लगी कि भाई अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो भाई ये लोग कहां से इतना खासा पैसा कमाते हैं। तो उनके पीछे का कारण क्या था, करप्शन। करप्शन बड़ा ज्यादा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव अच्छा खासा पैसा कमा के हिंदुस्तान से वापस गया अपने उधर इंग्लैंड में। उसने लंदन में एक जगह खरीदी जहां पे वीआईपी लोग रहते थे। अब वहां पे जो इंडियन, इंग्लैंड का कोई आदमी जो इंडिया में नौकरी करके जाता था ना, उसको वो बोलते थे नवाब। और अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा था ना, तो समझा जाता था कि भाई 2 नंबर की कमाई है जिसके, ठीक है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव अपने लोगों के बीच में बैठता था ना, और उस वक्त बोलते हैं कि इंग्लैंड की जो सोसाइटी जो थी ना, दैट वाज वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो जब बैठता था तो बोलते चल पीछे हो यार, 2 नंबर ही आ गया जी, है ना। उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो यही कारण था, रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण, कि जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब जो थे डिप्रेशन में चले गए थे, और डिप्रेशन में चले जाने के कारण ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक ठाक करप्शन था कहां पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब आपको एक और बात बताता हूं, एक और बात। अब कारण क्या था, एक और कारण बताता हूं। करप्शन करने का कारण क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर इंडिया में आते थे नौकरी करने के लिए, इनकी सैलरी बड़ी कम थी। दे वर हैविंग अ वेरी लो सैलरी, जिस वजह से वो करप्शन में इन्वॉल्व होते थे। अब ये ब्रिटिश सरकार को भी पता था, ठीक है। अब उन्होंने इनको एक ऑप्शन दे रखा था कि ये अपना पर्सनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जो पर्सनल ट्रेडिंग, देवर परमिटेड, देवर परमिटेड टू डू पर्सनल ट्रेडिंग। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, इस लाइन का मतलब समझ आया आपको, पर्सनल ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। विश्व जी आप बताओ, व्हाट डू मीन बाय पर्सनल ट्रेडिंग। अपने बिहाफ में अपना बिजनेस करना, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बड़े सारे कारण बता दिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, अच्छा एक बात और लास्ट में क्या हुआ, 1771 में इन्होंने 1 लाख करोड़, 1 लाख पाउंड, सॉरी करोड़, 1 लाख पाउंड इन्होंने लोन की डिमांड की। किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोन की डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई पक्का ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अब इनको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला एक्ट जो आया, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे जी। अब आप लोगों को मैंने बताया है जी,
सबसे पहला पॉइंट जो कल भी डिस्कस किया था मैंने, उससे पिछले दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, कि भाई सबसे पहले गवर्नर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पहला पॉइंट आ गया इसका, गवर्नर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एट विच एक्ट, आपको लिखवाया था ना मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लिख लो फटाफट से, ये पॉइंट लिख लो, बाकी पॉइंट भी। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या था, मैं अभी बात करता हूं। इसको 2-3 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए और बाकी एक्ट्स पढ़ने में आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब मैं आपसे क्या बोला, गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब सुनना बच्चे ध्यान से, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 प्रोविंस हुआ करती थी। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इसके ऊपर क्या आ गया, बंगाल प्रेसिडेंसी। लिख लो फटाफट से कॉपी पे, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, ठीक है। पहले, इससे पहले क्या था, यहां पे भी गवर्नर था, यहां पे भी क्या था, गवर्नर था, और जहां पे भी क्या था, गवर्नर था, ठीक है। अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल, और उसी को क्या रैंक दे दिया गया, उसी को बना दिया क्या बोला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब उसके पास 2 पोजीशंस हैं जी, ही इज गवर्नर ऑफ बंगाल आल्सो, और उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना दिया। इससे पहले क्या था, कि तीनों गवर्नर की पावर जो थी वो क्या थी, बराबर थी। अब क्या है, जो गवर्नर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी का, जो गवर्नर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, वो रिपोर्ट करेगा किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो समझ आई मेरी बात। अब तीनों गवर्नर्स में से सबसे पावरफुल गवर्नर किसको बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले बताओ समझ आया या नहीं आया। हाँ लिख लो आप लोग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करना, फिर मैं आगे एक बात, सेकंड लाइन जो मैं आपको लिखवाऊंगा जी, ठीक है। आई होप आपने इसको ड्रा कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन सुपरवाइजरी पावर ओवर, कहां पे, मद्रास प्रेसिडेंसी एज वेल एज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले बताओ ये समझ आया या नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब गवर्नर है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब इनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, हर एक पॉसिबिलिटी है। अब कंफ्लिक्ट क्यों होगा, अभी बात करता हूं। पहले 2 पॉइंट आपने लिख दिए, गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बोलेंगे ऐसे, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये तीनों गवर्नर का क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। समझ आया, 2 पॉइंट समझ आए। अब तीसरा पॉइंट देखो जी, तीसरा पॉइंट हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल will have its own executive council, will have its own executive council, ठीक है। और this executive council will comprise of, कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स। तो टोटल काउंसिल में कितने लोग हो गए, 1 + 4, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और दूसरा 4 लोग आ गए। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होगा, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होगा, टू फ्रेम लॉ फॉर द कंट्री, टू फ्रेम लॉ फॉर द कंट्री, ये इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होगा। टोटल कितने लोग होंगे, 5 लोग, ठीक है। अब एक और बात, इसी के साथ आपको मैंने बताया 2 और प्रेसिडेंसी थे,
एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दूसरी कौन सी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और इनके हेड कौन थे, इनके हेड थे गवर्नर, और इनके हेड कौन थे, गवर्नर। इनकी भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ठीक है, और इनकी काउंसिल में भी क्या कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, और इनकी काउंसिल में भी कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, ठीक है। और इनको क्या काम होगा, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होगा अपनी प्रेसिडेंसी के लिए लॉ फ्रेम करना, अपनी प्रेसिडेंसी के लिए लॉ फ्रेम करना। पहले बताओ समझ आया या नहीं आया, बिशप समझ आया? फिर से आवाज बंद होगी मेरी, किरणमीत आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हेड कौन थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी के भी थे गवर्नर, और इनकी अपनी भी काउंसिल थी, और इनकी काउंसिल में कितने लोग होंगे, 4 लोग, जितना ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब मुझे आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करनी है, ठीक है, सुनना जी। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था इनके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होंगे। कंफ्लिक्ट क्यों अराइज होंगे अभी समझाता हूं जी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, इतना क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चे ये सारे, मैं आई जितने 5 एक्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, वही बातें रिपीट होंगी। जो रिलेशनशिप था गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके रिलेशनशिप को लेके हर एक एक्ट में क्या होगी, बात होगी। अब देखना जी, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई जैसे 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहां पे क्या होता है जी, एक जूनियर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक क्या है जी, कॉन्करेंट लिस्ट है। यहां पे 100 सब्जेक्ट्स हैं जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखे हैं कि इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लॉ अगर फ्रेम करना है वो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं जी। और ये भी मेंशन है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में किसी आइटम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। अब देखो जी, ये लिस्ट बनाने का क्या फायदा था, मुझे बताओ बिशप, आप बताओ मेरे को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल को डालने की जरूरत क्यों थी, जूनियर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट लिखने की जरूरत क्यों थी? बिशप आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है। अच्छा किरणमीत आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बताओ, बिशप की आवाज नहीं आ रही। कन्फ्लिक्ट ना हो, बहुत ही बड़ी, कन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन यहां पे ना ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं था। अब सेम सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नर जनरल बंगाल भी बना सकता था, और यहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी भी बना सकते थे। तो इनके बीच में ना अक्सर कन्फ्लिक्ट रहते थे। जब दो स्टेट या सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो वो किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताओ? वो जाएंगे कोर्ट। हेड तो गवर्नर जनरल बंगाल है, हेड तो कौन है, गवर्नर जनरल बंगाल। तो जहां पे तो क्या है, हेड के साथ कंफ्लिक्ट आएगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना चाहिए। इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है, टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। ओके, एट फोर्ट विलियम्स, यस, फोर्ट विलियम्स। ओके, ये भी आपने लिख दिया। अब मुझे आपको आपके एक और बात बता रहा हूं, बड़े सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ पहला एक्ट थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा। इसके बाद जितने भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे सबकी बातें पिछले के साथ जुड़ी होंगी, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछनी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल में कितने बंदे बंदे थे टोटल, उसको मिला के 5, 1+4। और ये एक्ट क्या बोलता है, जो डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी, डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी, मतलब 5 लोग हैं जी, 1 2 3 4 5,
जे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया, कोई भी मैटर आ गया जी, मान लो लैंड के ऊपर कोई कानून बनाना है जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलता है, उसके जो प्रोविजन थे उस पर एग्री हो जाता है, दो भी एग्री हो जाता है, लेकिन ना 3 मानता है या 4, जे 3 लोग नहीं मानते। मेजोरिटी क्या बोलती है कि जे बिल पास नहीं करना, गवर्नर जनरल बोलता है कि बिल को पास करना है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों बोला? बिकॉज इस एक्ट में लिखा हुआ है डिसीजन विल बी टेकन बाई मेजोरिटी। तो यहां पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर्स थी ओवर लेजिस्लेशन उसको क्या बनाया गया, वीक, कमजोर बनाया गया। समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? आ गया समझ? अच्छा, और पॉइंट आपको मैंने बताया था, ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, अभी थोड़ी देर पहले बताया या नहीं बताया था? ड्यूल गवर्नमेंट कहां पे था? बंगाल में। अच्छा, ये सारे पॉइंट आपने लिख दिए, इसको साफ कर दूं? ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। अब यहां पे लिखो ड्यूल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश, ड्यूल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश। समझ आ गया? इससे पहले क्या करते थे? पर्सनल ट्रेडिंग करते थे, पर्सनल ट्रेडिंग वाज एबॉलिश, पर्सनल ट्रेडिंग was abolished. Now they can no longer do a personal trading. पॉइंट समझ आया या नहीं आया? ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट खत्म हो गया, पर्सनल ट्रेडिंग वाज एबॉलिश। इसका क्या मतलब हो गया? ये जो नवाब था ना, नवाब की पोस्ट इन्होंने खत्म कर दी थी। नवाब को इस एक्ट के तहत क्या किया, नवाब को मंथली पेंशन देके, ठीक है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी छीन ली, और ये सारी की सारी पावरें किसके पास आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। मतलब नवाब को हटाया, उसको दे भाई तू पेंशन खा, मजे कर अपनी जिंदगी के, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो तेरे से संभलेगा नहीं, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको भी टेक ओवर कर लिया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब सारी की सारी पावरें, सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया किसके पास? वो पावरें किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पावरें आ गई, ठीक है। अब इसके पास दोनों पावरें, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी है और फाइनेंशियल पावर भी है, क्योंकि इसी के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो था, वो कंसेप्ट जो था, दैट वाज एबॉलिश। कई बार बच्चे इसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट, इसको एबॉलिश किस एक्ट के तहत किया गया? तो यू शुड नो दैट वाज एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब पर्सनल ट्रेडिंग वाज एबॉलिश, ये भी आपने लिख दिया आपको। और ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर prohibited from taking bribes or any sort of gift from natives। ये भी लिख दिया। नेटिव्स कौन आ गए? हमारे इंडियंस। ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का, द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स और एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम नेटिव्स। ये एक और पॉइंट आ गया जी। बड़े सारे पॉइंट आपको दिख रहा है जी, और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें बड़े सारे पॉइंट्स हैं, और फिर बता रहा हूं हर एक पॉइंट जो है ना रिपीट होगा जब हम अगला एक्ट पढ़ेंगे, और जब बार बार रेपिटेशन होगा तो बड़ी आसानी से आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट बैठ जाएंगे, ये सारे के सारे लाइन जो हैं वो बैठ जाएंगे। अच्छा, जहां तक लिख दिया आपने किरण में, चलो आगे। अब देखो जी, ये आपको मैंने एक एस्पेक्ट पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी एक्ट को लेके यू शुड नो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था? सबसे पहले नीचे हुआ करते थे, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसको बोलते हैं बोर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर का मतलब शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। कोई कंपनी बनती है, उसमें बड़े सारे क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर को रूल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में लोग थे कितने? 24। देयर वर 24 पीपल्स, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के मालिक थे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ आया आपको? नीचे आगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
और नीचे क्या आ गया हमारा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ आ गया? अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि इस कंपनी में बड़ी सारी क्या थी, करप्शन थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, अब मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखूंगा, नीचे करके लिख रहा हूं। नीचे आ गया हमारे पास, आ गया कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर दो ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर बैठा दिए। एक को कौन बैठा दिया, एक बैठा दिया चांसलर ऑफ एक्सचेक्वर, जे एक प्रकार का समझ लो फाइनेंस मिनिस्टर था, कहां पे, ब्रिटिश सरकार का। और यहां पे क्या आ गया, एक और मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर। समझ आ गया? ये दोनों के दोनों क्या थे जी, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाया गया इन दो ऑफिसर के नीचे। अब क्या मतलब हुआ इसका, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके जो जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो यहां पे सबमिट करेंगे, वो जहां पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस राजा के साथ कैसी ट्रीटी की, है ना, किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेके सारी की सारी रिपोर्ट जो है उसको इसके सामने रखनी होगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर, ये कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पहले पूछने वाला कोई नहीं था, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया गया बिफोर टू ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वन ऑफिसर वाज चांसलर ऑफ एक्सचेक्वर, जिसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगी कि फाइनेंशियल मैटर्स को, जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको जे इसके सामने रिपोर्ट सबमिट करेंगी। और जो किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैटर्स को लेके, किस राजा के साथ कैसी ट्रीटी कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, उन सब मैटर्स को लेके जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स उनको इसके सामने रखने पड़ेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया बिफोर टू ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बताओ समझ आया या नहीं आया, किरणमीत समझ आया? हाँ, लिख लो फटाफट इस पॉइंट्स को, लिख लो इसको। ओके, अब मैं चलूं आगे, समझ आ गया? जो अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स हैं किसके, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के। ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट 7073। अब वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, आप बताना आकांक्षा महाजन, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के बताओ, कोई पॉइंट्स बताओ, कहां से शुरुआत करें, एक्ट्स बताओ, पॉइंट्स बताओ इसके। आकांक्षा महाजन बताओ बताओ। गवर्नर जनरल था ही नहीं, पहले गवर्नर ही था, गवर्नर का नाम बदल, हाँ, हाँ, इसका एक मिनट, इसका मतलब हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बनाया गया, देवर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, अब एक बात हो, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जहां पे बच्चे, यहां से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पड़ता है, आगे आने वाले एक्ट में आप लोग पढ़ोगे। आपको अब मैंने बताया ना कि जो बंगाल का गवर्नर था वो वहीं का क्या था, गवर्नर जनरल। आगे आने वाले एक्ट में देखोगे वहां पे दो पोस्ट क्रिएट की थी, एक गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर एक गवर्नर जनरल। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट में ऐसा हुआ था। बात समझ आई, पॉइंट क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं तब जो इसलिए दे रहा हूं कि जैसे आने वाले एक्ट्स में इसकी जरूरत पड़ती है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक इस बात पे मैंने इंपॉर्टेंस दिया, दूसरा मैंने इस बात पे इंपॉर्टेंस दिया
कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता था, और कंफ्लिक्ट का कारण था कि क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर नहीं थी। अब आने वाले एक्ट्स में देखोगे आप लोग कि पावरों को डिवाइड किया गया, कि गवर्नर जनरल की उसकी पावरें डिफाइंड की गई, गवर्नर्स की पावर डिफाइंड की गई। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत ये पावर जो है वो डिफाइंड की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो दिया, इंपॉर्टेंस दिया, ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। जब आने वाले एक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे जैसे ऐसा प्रोविजन होगा, जैसे पढ़ोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और प्रोविजन बताओ शाबाश। हाँ हाँ, बहुत 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 4। हाँ, गवर्नर मिला के 5, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मेजोरिटी डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजोरिटी। तो गवर्नर जनरल बंगाल की पोजीशन को वीक बनाया गया, कमजोर बनाया गया, है ना। अच्छा, अब कंपनी के स्ट्रक्चर को लेकर बात करें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया बिफोर टू ब्रिटिश ऑफिसर, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर रिमोट रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के सामने। ठीक है, ताकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, जे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑफिसर थे जी, वहां के पार्लियामेंट, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनके सामने इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया ताकि इनकी पूछताछ हो। इससे पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं था। ठीक है, जिसके कारण क्या था, हमारी कंपनी जो थी वो लास्ट में जा रही थी। ठीक है, और साथ में ही अगर कोई करप्शन वाला मैटर हो रहा है तो करप्शन को भी थोड़ा सा चेक किया जा सके, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके फंक्शनिंग को थोड़ा सा क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ठीक है, चलो मैं आगे। ओके 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 ओके। अब हम बात करेंगे बच्चे अगला एक्ट, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये सारे पॉइंट्स अपने सामने रखना और देखना सारे के सारे आपस में जुड़े होंगे कैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उस समय पे गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? आकांक्षा, आप ही बताओ मेरे को। आपको मैं बताया, लॉर्ड, आप इसका ड्यूरेशन क्या था, 1772 से 1785। देखना बच्चे, बातें मैं कैसे जोड़ूंगा, बातें मैं कैसे जोड़ूंगा जी, ये देखना जी। आपको पता होना चाहिए सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ? सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784। एक बात ये बोली, अब दूसरी बात मैं क्या जोड़ रहा हूं, अब मुझे बताओ। सेकंड एंग्लो मराठा वार, सेकंड नहीं, फर्स्ट, फर्स्ट का ड्यूरेशन क्या है, 82, है ना, 82। आप देखो जी, ये बंदा हिंदुस्तान में आया, वॉरेन हास्टिंग, एक तो एक्ट आया, दो एक्ट आया इसके दौरान, और दूसरा ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेके 1784, और दूसरा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 85 तक। ये टाइमलाइन है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की। और इस समय पे कौन थे भाई साहब, वारेन हास्टिंग ही थे। बातें जोड़ी मैंने, बातें जुड़ रही हैं किरणमीत, बातें जुड़ रही हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और मैं बार बार रिपीट करूंगा जी, 10 बार और आएगा, 10 बार और रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी आपने। अब मैं आपसे एक और बात करूंगा आगे चलने से पहले। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में 4 ट्रीटियां थी। एक ट्रीटी थी आपकी क्या वाला, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। ठीक है, एक और ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। एक थी ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779, और एक आ गया
ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782। और ये सब ट्रीटी जब हुई तो राजा कौन थे हिंदुस्तान के? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, इस बंदे की एक और 2 कंट्रीब्यूशन थी, और जब मैं अलग से गवर्नर जनरल वाला सेशन लूंगा मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो देखो कितनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं जी वॉरेन हास्टिंग के साथ, और ये चुटकियों में आपको याद हो गया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 1784, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 1782, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के पीछे के साथ जुड़ी हुई ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सलवाई। यस सर नो? चलो आगे। और बच्चे मैं एक और बात आपको याद कराऊंगा। जब मैं आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पढ़ा रहा था, याद करो, जिन बच्चों ने पढ़ा है और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको बोलूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर सुनो मेरा। कोई डाउट आता है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे इस ऐप के चैट बॉक्स में या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और दूसरा मैंने ग्रुप भी बना रखा है, वहां पर भी आप मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। पर पॉइंट इज कि किसी भी प्रकार का डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है। अब मैंने आपसे एक और बात आपको याद करवानी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जी। मैंने आपको बोला था ना कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था उस समय पे बॉम्बे काउंसिल और कलकत्ता काउंसिल मतलब बंगाल वाला, इसके बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ तो इन्होंने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ऐसा था या नहीं था? था ना? अब मैं इसलिए आपको बता रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में अक्सर होते रहते थे। जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत को लेकर इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, और ताकि इनके डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774, अच्छा 84। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं जी, क्योंकि ये बातें जो मैंने आपको बताई ये सब बातें मैंने क्या की? रिपीट की। अब देखना जी, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको। एक आदमी थे विलियम पिट, ये मेंबर पार्लियामेंट थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। 21 साल की उम्र में ये मेंबर पार्लियामेंट बने। 1780 में इन्होंने ज्वाइन किया था जी एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और बड़ी छोटी उम्र में 1783 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। किसके प्राइम मिनिस्टर बन गए? ब्रिटेन के, ठीक है। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, उसको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए एक और एक्ट लाया जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के क्या पॉइंट्स थे इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया है ना ये आपको समझ आया होगा, और कल जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि पिछला सारा पढ़ के बैठना है। क्यों? पिछले के साथ ही अगला एक्ट जुड़ा होगा, उसके साथ जब हम चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे वो भी इसके साथ ही जुड़े हुई बातें हैं, ठीक है। तो सारी बातें मैं जोड़ के ही आगे चलूंगा, तो इसलिए क्लास में रेगुलर रहना। वी रेगुलर इन द क्लास, आप रेगुलर रहोगे तो ये मेरा मोटिवेशनल लेवल क्या है अप करता है, ठीक है। फिर जो कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए थे, फिर उनकी जानकारी के लिए जो विनायक शर्मा क्लासेस वाला जो ग्रुप जो है दैट इज पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ठीक है, दैट इज नॉट फ्रॉम द कैरियर पावर साइड। तो कैरियर पावर वाली क्लास जो है वो दिन को 12 बजे होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को खत्म करूंगा। किसी को डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।